एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आज हमने पढ़ना है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, मुझे कुछ बच्चों के पर्सनल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे मेडिकल ग्लोब की फाइनल ईयर एससीक्यूज की बुक के बारे में। अच्छा देखें, इसको 2 वॉल्यूम्स में हमने किया हुआ है और आपको उसके अलावा कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप जाकर अंधाधुंध बुक ले आओ। आप बुक शॉप पे जाओ, आप मार्केट में अवेलेबल जितनी बुक्स हैं उनको भी निकलवाओ और मेडिकल ग्लोब की बुक को भी निकलवाओ। आपको वाज़े फर्क पता चल जाएगा कि हमने उस पर कितनी मेहनत की है। हमने उसको सॉल्व किया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूएचएस की कीज। हमने यूएचएस की कीज को कहीं किसी तरह से मंगवाया, फिर हमने उसके मुताबिक उन्हें सॉल्व किया कि एक सवाल कितना हल करना है, उसका कितना जवाब देना है, और उसके नीचे की का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये सवाल इस पेज नंबर से, इस पैराग्राफ से, इस टॉपिक से और इस बुक से लिया हुआ है। अभी तक किसी ने नहीं है। अब अभी तक आप किसी भी मार्केट की बुक ले लो, लोगों ने पूरे पूरे पैराग्राफ छापे हुए हैं, पूरे पूरे टॉपिक छापे हुए हैं। आप जाकर, मैं कह रहा हूं, आप सबसे पहले क्या करो कि आप जाओ, जाकर बुक लो, बुक लो के लेके आप उसको एक दफा देखो। आपको देखते ही पता चल जाएगा। सबसे पहले उसमें गाइडलाइन मौजूद है और उसके बाद हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन टू द पॉइंट आंसर किया हुआ है। जितना जवाब चाहिए उतना लिखा हुआ है, विद रेफरेंस, रेफरेंस के साथ। ठीक है, कि भाई बिल्कुल फजूल नहीं लिखा हुआ, फजूल जवाब नहीं डाले हुए और अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं डाले हुए। हर क्वेश्चन का, हर चीज का सॉल्व सोल्यूशन दिया हुआ है और विद रेफरेंस दिया हुआ है, विद जो है ना वो आप लोगों को बुक पता चल जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर आपने किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू की बुक भी आ जाएगी, एमसीक्यू की बुक पे हमने ना वर्क किया हुआ है। एमसीक्यू की बुक पे तमाम की तमाम उसमें सिर्फ यूएचएस के एमसीक्यूज रखे हुए हैं और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन दी है इस दफा कि कौन सा एमसीक्यू क्यों ठीक है, इसका जवाब क्यों ठीक है। वो भी 5-10 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो आप एससीक्यू की बुक जाकर ले लें और बिल्कुल परेशानियों इधर उधर की फिर आपने कोई और बुक नहीं लेनी, जस्ट आपने वही बुक लेनी है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि उस बुक में हमने कितनी एफर्ट की हुई है। और कोई उसके हवाले से कोई फीडबैक हो, आप कुछ भी देना चाहें, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, कुछ भी हो, बगैर किसी टेंशन के आप मुझे बताएं कि भाई ये इसमें ये मिस्टेक है, ये गलती है, इसको आप इम्प्रूव करें। हम उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव भी करेंगे, उस मिस्टेक को ठीक भी करेंगे। और मैंने उसकी वॉल्यूम की जो प्राइस है वो भी 500 रुपीज पर वॉल्यूम रखी हुई है। बाकी बुक्स आपको 750-700, 800 की एक वॉल्यूम मिल रहा है और हमने 500 रुपये पर वॉल्यूम रखा हुआ है ताकि आप लोग इजीली जाकर परचेज कर सको। ठीक है जी, चलें जी। ये आपको हर मेडिकल की बुक शॉप पे अवेलेबल है, हर मेडिकल की बुक शॉप के ऊपर अवेलेबल है। मैं बैनर भी एक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप लेंगे तो आपको 500 पर वॉल्यूम मिलेगा। जो आपको महंगी दे रहे हैं वो फिर आप उनको जाकर बता दें। हमने जो इसकी ऑफिशियल प्राइस रखी है वो 1000 रुपीज रखी हुई है दोनों वॉल्यूम्स की, 500 पर वॉल्यूम। अगर कोई इससे महंगी दे रहा है तो वो फिर अपना बुक शॉप वाला खुद जान के ज्यादती कर रहा है और मसल जो है ना वो बदमाशी दिखा रहा है अपनी। हमने जस्ट इसकी जो प्राइस है वो इतनी ही रखी हुई है। मैं बैनर भी शेयर कर दूंगा, मैं उन बुक शॉप्स के नाम शेयर कर दूंगा जहां से आपको उतने की ही मिलेगी जितनी प्राइस हमने रखी हुई है। ठीक है, बाकी जो जहरी बात है, जो कुछ बुक शॉप्स वाले होते हैं वो अपना रेट लगाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। हमने उसकी प्राइस पब्लिक की हुई है, 1000 रुपीज से ज्यादा हमने उसकी प्राइस नहीं रखी हुई दोनों वॉल्यूम्स की। ठीक है, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आपके प्रॉफ में बहुत दफा आया हुआ है, बहुत दफा आया हुआ है। इवन कि ये आपके सिर्फ प्रॉफ के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न के हवाले से, ये आपका लॉन्ग केस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के नाम से ये जाहिर हो जाता है कि ये एंडोमीट्रियम से जो है ना वो रेज हो रहा है, ये जो कैंसर है अराइज हो रहा है एंडोमीट्रियम से। एंडोमीट्रियम क्या है? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमीट्रियम है। उसके बाद मायोमीट्रियम है, मायोमीट्रियम में आपको मसल्स मिलते हैं और एक एबनॉर्मल ग्रोथ है
और सबसे बड़ी इस कार्सिनोमा की खतरनाक चीज जो है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। इसकी अभी हम जाके स्टेजिंग पढ़ेंगे। ये सिर्फ एंडोमेट्रियम को नहीं, उसके बाद ये मायोमेट्रियम को, फिर सर्वेक्स को, फिर आपके जो यूट्रस के इर्द गिर्द जितने भी लिम्फाइड नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व करता है, और फिर उसके बाद ये पूरी बॉडी में भी फैल जाता है, और ये बहुत तेजी से फैलता है। ये बड़ा खतरनाक कैंसर है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और सबसे बड़ी जो इसका साइन होता है, जब भी पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग या पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, तो हम फौरी तौर पे हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमने इसको पूरी तौर पे जो है पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, पूरा का पूरा जो है वो लुकअप करना है कि क्या इशू बन रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो है वो कार्सिनोमा है। ये बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से आप मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है, फिर लिम्फेटिक्स को इन्वॉल्व करता है, और काफी ज्यादा इसमें आपको चीजें देखने को मिलती है। मैं भी आगे दिखाता हूँ। ये ग्लैंडुलर कंपोनेंट ऑफ एंडोमेट्रियम से अराइज होता है, और स्ट्रोमल कंपोनेंट से बहुत रेयरली अराइज करता है। ग्लैंडुलर कंपोनेंट को भी से भी राइज करता है, जो कि मोस्ट कॉमन इसकी फॉर्म है कि ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, वहां से अराइज करता है। ये बड़ी इसकी कॉमन फॉर्म है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये जो उसका पैरेन्काइमा है, जो ग्लैंड्स के अलावा जो टिश्यू है, उससे भी ये राइज कर सकता है, लेकिन वो बड़ा रेयरली है। तो ये देखिएगा, ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की थोड़ी सी आप एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, किसने कैसे एंडोमेट्रियम के अंदर अल्सरेशन सारी की सारी कॉज की हुई है, और ना सिर्फ एंडोमेट्रियम को, बल्कि इसने टोटल मायोमेट्रियम को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और नीचे सर्वेक्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और फैलता जा रहा है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आपका ये यूक्यू है, बहुत दफा प्रॉफ में आया हुआ है रिस्क फैक्टर्स में। अब इसमें आपने सेम ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, फैक्टर दैट इंक्रीजेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रिस्क, और फैक्टर दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अच्छा, एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको गायनाकोलॉजी में ना अक्सर जगहों पे स्मोकिंग मिलेगा, कि स्मोकिंग ना कुछ कैंसर्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, गायनी में ये आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कुछ रिसर्चेज हुई हैं। उन रिसर्चेस की बेसिस के ऊपर ये कहा हुआ है कि कुछ हुआ यूं कि मैं आपको सिर्फ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की अगर मैं बात बताऊं, तो एक रिसर्च यूके में हुई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 100 ऐसी फीमेल्स के ऊपर रिसर्च की जिनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हुआ। ठीक है, और वो रिस्क फैक्टर पे थी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। अब कुछ हुआ यूं कि उस रिसर्च में उन्हें ये देखने को मिला कि जो वुमेन स्मोक करती थी, उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या तो बहुत आहिस्ता उसका प्रोग्रेस कर रहा था, या उन रिस्क फैक्टर होने के बावजूद उन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं हुआ। तो इस वजह से डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको डिफरेंट डिजीजेस में स्मोकिंग एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर मिलेगा। ठीक है, कि प्रोटेक्टिव फैक्टर अब ये क्यों है, इसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं। इसके पीछे बड़ी डिटेल्ड पैथोलॉजी है, जिसको देखते हैं कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो ग्रोथ होती है आपकी एंडोमेट्रियम की, उसको उसको जो है वो इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। इस वजह से आपको जो कार्सिनोमाज हैं या फेब्रॉइड्स हैं या डिफरेंट डिजीजेज हैं, जो कि कार स्मोकिंग वाले पेशेंट्स के अंदर आपको एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का पूछा हुआ था कि रिस्क वो फैक्टर्स लिखें जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बच्चों ने वहां पर सारे के सारे रिस्क फैक्टर छाप दिए। तो ये आपने वहां पर इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए, तो आपने ये देखना है कि ये रिस्क फैक्टर पूछे हुए हैं या प्रोटेक्टिव फैक्टर पूछे हुए हैं। तो हम वहां पर जल्दी में, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि सवाल बड़ा आसान आ गया, हम फटाफट वो छाप के आ जाते हैं। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। ये बहुत दफा प्रॉफ में यूक्यू आया हुआ है। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो ओबेसिटी, डायबिटीज, लेट मीनोपैज, ईस्ट्रोजन थेरेपी, टमोक्सिफिन थेरेपी, और फैमिली हिस्ट्री, ये सब के सब जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगर हम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो हिस्टेक्टमी, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्ट। अच्छा देखो, ये रिस्क फैक्टर, देखो मेरी बात सुने, बहुत आसान तरीका क्या होता है कि अगर किसी की भी ग्रोथ को आपने रोकना हो तो आप उसे सप्रेस कर दें।
जो आप कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं या प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं या आईयूसीडीज की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी एक्चुअली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटर्स हैं। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं बढ़ने देते, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपकी एंडोमेट्रियम में चेंजेस इतनी तेजी से नहीं हो रही होती, चेंजेस नहीं हो रही होती, एंडोमेट्रियम इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही होती, प्रोलिफरेट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर जो है, ये रिस्क फैक्टर नहीं है, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। क्योंकि अगर आप एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी, एंडोमेट्रियम में बार बार चेंजेस आएंगी, तो कार्सिनोमा भी उतना ज्यादा तेजी से फैलेगा या कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये देखें तो एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होता है वो वुमेन की, फीमेल की बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हर मंथ उसकी एक पूरी की पूरी लेयर रीजनरेट होती है, पूरी की पूरी एक लेयर उसकी शेड आउट होती है और उसके बाद रीजनरेट करती है, और ये प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता रहता है। ठीक है, एक उम्र तक चलता रहता है, जारी बात है, जब मीनोपाज आ जाता है तो उसके बाद तो नहीं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ये वो हिस्सा है जो बार बार रीग्रो प्रोलिफरेशन शेड आउट से गुजरता है। इस वजह से इन हिस्सों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कार्सिनोमा हो सके। और अगर हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट करें जिससे ये हम प्रोलिफरेशन का, रीग्रो का, शेड आउट का, मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है उसे रोक दें, उसे हम ना होने दें, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसी तरह आप लोग अक्सर देखते हैं कि कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं या आईयूसीडीज हैं या प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कंट्रासेप्टिव है या इंजेक्टेबल्स हैं या प्रेगनेंसी है, ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। हमने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी पढ़ा कि यही मेडिसिन है जो इसे प्रिवेंट करती हैं। फाइब्रॉइड्स में भी पढ़ा कि मेडिकल ट्रीटमेंट में, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अगर हमने उसके जो है ना वो ब्लड को रोकना है, हमने पेन को रोकना है, तो हम यही ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स और यही चीजें उनको दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग, ये एक प्रॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, प्रॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट देखो, जब प्रेगनेंसी हो रही होती है ना, तो पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक, 1 साल तक पूरा, अगर देखो असल में क्या होता है कि जब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है जितनी देर तक आपकी प्रेगनेंसी रहती है। तो असल में जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है वो मैंने यही बताई है कि जब बार बार कोई चीज रीग्रो करती है, शेड आउट करती है, प्रोलिफरेट करती है, तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को कार्सिनोमा डेवलप हो गया एंडोमेट्रियल का, और अगर उसमें बार बार मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो वो कार्सिनोमा और बिगड़ेगा, वो रुकेगा नहीं। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें जो एक्चुअली एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन को रोकती हैं, उसको कम करती हैं, उसके शेड आउट को कम करती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी की कंडीशन है, चाहे वो कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ये तमाम की तमाम चीजें प्रोटेक्टिव जो है ना वो रोल प्ले करती हैं। अच्छा, ये एक प्रॉफ का एमसीक्यू है डॉक्टर साहबान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्मोकिंग इज आल्सो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, ये एमसीक्यूज है कि रेड फ्लैग सिम्टम क्या है। रेड फ्लैग सिम्टम होता है पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग, कि एक पेशेंट को मीनोपाज हो गया है लेकिन फिर भी उसको ब्लीडिंग होती है, तो इट मींस कि फिर उसके कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऐसा है जो ब्लीड कर रहा है। और वो सबसे पहला जो हमारा शक जाता है, वो केयरफुल इंस्पेक्शन हमने करनी है, किसकी, विजाइना की, एंडोमेट्रियल की, सर्विकल कार्सिनोमा भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, कोई भी और कॉज हो सकती है। पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स की, कार्सिनोमास की रेड फ्लैग सिम्टम है कि अगर एक पेशेंट को पोस्ट एक मीनोपैज हो गया है और उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो इट इज अ रेड फ्लैग सिम्टम। का मतलब ये होता है कि आपको फौरी तौर पे डायग्नोज करना है, फौरी तौर पे ट्रीट करना है, नहीं तो पेशेंट आपकी जान जो है ना, उसकी जिंदगी जो है ना वो खतरे में। तो ये रेड फ्लैग सिम्टम है, इसके बाद आप नहीं रुक सकते, आपने फौरी तौर पे इसको इन्वेस्टिगेशंस की तरफ लेकर जाना है। और ये भी हो सकता है कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल मिले, कोई टेंडरनेस ना मिले, कोई प्रोड्यूटेंस ना मिले, किसी किस्म की आपको फिजिकली कोई आपको ऐसी अपेयरेंस ना मिले, फिजिकल आपको कोई ऐसा सिम्टम ना मिले, फिजिकल आपको कोई ऐसा साइन ना मिले जिससे आप कहें कि इसको कार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन अगर उसे पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग हो रही है, तो फौरी तौर पे आप उसका
एग्जामिनेशन करें, आप उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया का एग्जामिनेशन करें, आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करें, हिस्टेरोस्कोपी करें। और जाहिर सी बात है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं टाइप 1 ट्यूमर्स, एक होते हैं टाइप 2 ट्यूमर्स। टाइप 1 ट्यूमर्स जो है वो आपके एडिनोकार्सिनोमास होते हैं और ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। ये आपके प्रोफ का एमसीक्यूज के लिए ऐड की हुई हैं चीजें, ये याद रखें। टाइप 2 जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, ये हाई ग्रेड सीरियस ट्यूमर्स होते हैं। जो है ना वो हिस्टोलॉजिकल, आप लोग अपने जब आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी थी, फीमेल पैथोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, ये हाई ग्रेड सीरियस और क्लियर सेल्स होते हैं, लेकिन ये मोर अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं टाइप 2। इस चीज को आपने जेन में रखना है। तो अब हम अगर इसकी बात करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे करनी है, पोस्ट मीनोप्लाजल ब्लीडिंग, वेट लॉस, ये सारी की सारी हमें सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट मीनोप्लाजल ब्लीडिंग इज द रेड फ्लैग सिम्टम, जिसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर है जो आपके वाइवा में पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की लाइनअप क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए सबसे पहले हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन को प्रेफर करते हैं। क्यों? लेस इन्वेसिव है, हमें इससे ये पता चल जाता है कि कहां पर जो विजिबल होगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस कितनी है। एक्यूरेट असेसमेंट पता चल जाएगी हमें कि एंडोमेट्रियम थिक है, उसकी जो थिकनेस है वो 4 mm से कम है जो कि नॉर्मल है, या उससे ज्यादा है। अगर तो हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, क्विक है, आप फौरी तौर पे कर लेते हैं, कोई इसका मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, कोई इसके लिए कोई टेक्निकल आपको प्रॉपर मशीनरीज नहीं चाहिए। आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, उससे आपको कम से कम ये अंदाजा हो गया, ये असेसमेंट हो गई कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है। अगर तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, एंडोमेट्रियल ज्यादा थिक हो रही है, और फिर आप उसे फर्दर लाइनअप की तरफ लेकर जाएंगे। फर्दर लाइनअप आपका क्या है? स्टेरोस्कोपी। स्टेरोस्कोपी जारी सी बात है कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें आप प्रॉपर कैमरा इंसर्ट करके देखते हैं। एक्चुअली इट इज एंडोस्कोपी ही की फॉर्म है, लेकिन लोकेशन वाइज इसका जो है वो नाम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपने जस्ट एंडोस्कोपी की, आपने हिस्टेरोस्कोपी की, और आपको पता चल जाएगा हिस्टेरोस्कोपी से आपको एक्यूरेट लोकेशन पता चल जाएगी, एक्यूरेट जगह पता चल जाएगी, आपको सर्विकल स्टेनोसिस का पता चल जाएगा कि स्टेनोसिस है या नहीं है। तो ये आपको बड़ी डिटेल में आपको एक प्रॉपर एक आपको आइडिया दे देगी कि भाई आपको पेशेंट को कार्सिनोमा है, किस जगह पर है, कितना एरिया को इन्वॉल्व किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर एक जगह मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन मे बी वो कार्सिनोमा ही ना हो, कोई अल्सरेशन हुई हुई हो, कोई सवेयर इन्फेक्शन हुआ हुआ हो, हम एक अंदाजा तो लगाते हैं, लेकिन हिस्टेरोस्कोपी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट बायोप्सी ही है कार्सिनोमाज में। हिस्टेरोस्कोपी से आप एक डायग्नोसिस की तरफ बढ़ तो सकते हैं, आप एक आइडिया तो दे सकते हैं कि इस पेशेंट को अल्सरेशन हुई हुई है, ब्लीडिंग हुई हुई है, ये फैल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि इसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, या कोई सर्विकल स्टीनोसिस हो, सर्विकल प्रॉब्लम हो। अब आप उसकी बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी आपको एक्यूरेट बात बताएगी कि हाँ भाई ये कार्सिनोमा फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल है, और बायोप्सी ना सिर्फ आपको ये डायग्नोसिस देगी कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, साथ में आपको स्टेजिंग भी पता चलेगी कि कहां तक फैला हुआ है, किस जगह तक फैला हुआ है, कितना इन्वेड कर चुका है, इसके सेल्स कितनी तेजी से प्रोलिफरेट कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ सेल क्या है, कंडीशन ऑफ सेलुलैरिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको बायोप्सी से पता चलेंगी। तो अगर आप इसकी स्टेजिंग की तरफ आते हैं, तो मैं इसकी स्टेजिंग को आपको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं, बहुत आसान सा। एमसीक्यू ये आपके यूक्यू में आया हुआ है, बहुत दफा आया हुआ है। इस डायग्राम को याद कर लें, ये वाला जो डायग्राम है इसको आप याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल जब हमें बायोप्सी से कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम फर्दर एमआरआई भी करवाते हैं। एमआरआई से हमें इन्वेजन का पता चल जाता है कि इन्वेड कितना हुआ है। ठीक है, इन्वेजन का पता चल जाता है, कौन कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है और किस हद तक इन्वेड हुआ है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, लेकिन
अगर आपसे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पूछता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का डायग्नोस करने का, तो वो बायोप्सी है, जिससे आप 100% अथेंटिक ये बोलेंगे कि ये गोल्ड जो है ना वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। और उसकी बेस के ऊपर आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त सेलुलैरिटी कितनी है, हाइपर सेलुलर स्टेज है, हाइपोसेलुलर स्टेज है, और ये कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस वक्त इसके सेल्स की कंडीशन क्या है, किस हद तक नेक्रोसिस हुई हुई है, किस हद तक सेलुलर डैमेज हुआ हुआ है, ये सारी चीजें बायोप्सी से आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को याद कर ले आप। जो स्टेजिंग लिखी हुई है इसके अंदर, जो गायनाकोलॉजिकल स्टेजिंग लिखी हुई है आपके प्रॉफ का यूक्यू है, इसको मैं एक आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो, सबसे पहले स्टेज 1 को हमने डिवाइड किया हुआ है ए और बी में। स्टेज 1A हम तब कहेंगे जब सिर्फ एंडोमीट्रियम इन्वॉल्व हो। स्टेज 1B हम तब कहेंगे जब एंडोमीट्रियम के साथ मायोमीट्रियम भी इन्वॉल्व हो जाए। स्टेज 2 हम तब कहेंगे जब सर्विक्स इन्वॉल्व हो जाए। स्टेज 3 को फिर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 3A जब ओवरी इन्वॉल्व हो, स्टेज 3B जब विजाइना भी इन्वॉल्व हो जाए, और स्टेज 3C में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखें, स्टेज 3A सिरोजा ऑफ यूट्रस, स्टेज 3B में विजाइना, और स्टेज 3C में जो है ना वो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए। मैं आपको आसान करके बता रहा हूं। तो स्टेज 1A एंडोमीट्रियम, स्टेज 1B मायोमीट्रियम, स्टेज 2 सर्वेक्स, स्टेज 3A ओवरी, स्टेज 3B विजाइना, स्टेज 3C लिम्फ नोड। आप सेम इसी तरह भी लिख के आ जाएंगे, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ये डायग्राम अपने ज़हन में बिठा लें। स्टेज 4 जो है वो मेटास्टेसिस की स्टेज है। उसमें ट्यूमर मेटास्टाइज कर जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जैसे स्टेज 4B में लीवर में चला जाता है, स्टेज 4A में ब्लैडर, गाल ब्लैडर, बाउल, सॉरी गाल ब्लैडर कह दिया, ब्लैडर और बाउल को इन्वॉल्व कर लेता है। तो फिर रिपीट करते हैं, स्टेज 1A मायोमीट्रियम। बोलो यार सारे, सारा दिन मैं बोल बोल के थक जाता हूं, आप लोगों से 1 मिनट भी नहीं बोला जाता भाई। स्टेज 1A एंडोमीट्रियम। ठीक है। सिरोजा ऑफ यूट्रस लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिरोजा ऑफ यूट्रस से ओवरी इन्वॉल्व हो जाती है साथ। तो ये डायग्राम भी मैंने अथेंटिक बुक से ही ली हुई है। थोड़ी थोड़ी स्टेजिंग जो है ना वो हर में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये मैंने आपको आसान डायग्राम रखी है कि अगर आप वो भूल जाते हैं टेबल वाली, तो आप ये भी लिख के आएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। स्टेज 1A एंडोमीट्रियम, स्टेज 1B मायोमीट्रियम, स्टेज 2 सर्वेक्स, स्टेज 3A ओवरी, स्टेज 3B विजाइना, C लिम्फ नोड, 4 में मेटास्टाइज कर जाता है। ठीक है। इसको आप बेशक अगर ये डायग्राम याद करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज है, लेस देन 50% 1A का मतलब ये है कि सिर्फ एंडोमीट्रियम तक रहेगा। मोर देन 50% में ये जो है वो आपकी कर जाएगा, आपकी जो है मायोमीट्रियम को भी कर जाएगा। और स्टेज 2 में ये सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा। इसी तरह देखो, स्टेज 2 में सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा। तो ये सेम मिलती जुलती ऑलमोस्ट ये है। ये डायग्राम मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए इसलिए रखी है ताकि आप लोग इजी रहें। ठीक है, आप लोगों को इजीली याद हो जाए। डायग्राम को अपने जेन में बिठाएं और सेम ऐसे लिखा है, लिखा सेम टेबल वाला ही है, थोड़ा सा उन्होंने इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। टेबल में उसने थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे टेबल में लिखा हुआ है स्टेज 1A क्या है, लेस देन 50% इन्वेजन। तो लेस देन 50% ऑलमोस्ट सिर्फ एंडोमीट्रियम की लेयर ही बनती है। स्टेज 1B में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 50% इन्वेजन, तो फिर वो एंडोमीट्रियम प्लस मायोमीट्रियम बन जाती है। यहां पर उसने उसको थोड़ा ऐसे लिख दिया कि स्टेज 1A जस्ट एंडोमीट्रियम, स्टेज 1B एंडोमीट्रियम प्लस मायोमीट्रियम। क्लियर। अब जनाब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो जनाब, ट्रीटमेंट सबसे बड़ी मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसका सर्जरी है। सर्जरी के अलावा कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। आपने इसको, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा होता है, आप पेशेंट की चॉइस के मुताबिक, स्टेज के मुताबिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। ये हिस्टेक्टमी ही आपको इसमें करनी पड़ती है। अब इसके साथ आप ओवरीज को भी रिमूव करें या बाइलेटरली फैलोपियन ट्यूब्स को भी रिमूव करें, और साथ में आप ओवरीज को भी रिमूव करें। ये अब पेशेंट की चॉइस के ऊपर है, स्टेजिंग के ऊपर है, और ये सब के सब चीज डिपेंड करती है कि उस वक्त पेशेंट की कॉर्मोबिडिटीज क्या है।
लेकिन सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, कोई अदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करें। हाँ, आप रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जरूर करते हैं। आपको बाज दफा रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। रेडिकल हिस्टेक्टमी क्या होती है कि इसमें आप पूरी की पूरी यूट्रस को भी रिमूव करते हैं और साथ में जो नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको भी आपको रिमूव करना पड़ता है। और दोबारा ये ट्यूमर ना हो उसके लिए आपको लोकल रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सेम आपकी सर्जरी ही है, कोई इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें स्टेक्टमी करनी पड़ती है, फ्लपियन ट्यूब या ओवरीज को बायलेटरली भी आप रिमूव करते हैं, साथ में आप रेडियोथेरेपी करते हैं। तो ये हम इसका अब करते हैं, एक इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को चीजें कुछ समझ आए। देखें ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो कहता है a 65-year-old multiparas lady known hypertensive and diabetic। देखो हमने डायबिटीज भी रिस्क फैक्टर पीछे पड़ा है, डायबिटीज रिस्क फैक्टर है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग, पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग फॉर 1 मंथ, 1 महीने से पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग हो रही है। और फिर क्या हुआ देखो, अब इससे पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग, ये जरा गौर से समझो मेरी बात को। पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसे फौरी तौर पे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ जाओगे। हाँ, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को आप कंसीडर करेंगे, लेकिन ये सर्विकल कार्सिनोमा में भी होती है, ये वल्वोवजाइनल इन्फेक्शंस में भी होती है। तो पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग है 1 महीने से। एग्जामिनेशन में विजाइना और सर्विक्स नॉर्मल है, ये दोनों चीजें जब आ गई तो इट मींस 100% अब आपके पास क्या है, वो है आपके पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो ये क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़े, कहते हैं मल्टीपैरस लेडी है, बड़े बच्चे हैं इसके, बहुत बच्चे हो चुके हैं पहले, हाइपरटेंसिव है, साथ में डायबिटिक है, डायबिटिक इसका रिस्क फैक्टर है, 1 महीने से पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग हो रही है, 64 साल एज है, सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल है, विजाइना बिल्कुल नॉर्मल है। क्या हो सकता है भाईजान, कंफर्म है, डायबिटीज रिस्क फैक्टर मिल गया, सर्विक्स भी नॉर्मल मिल गई, विजाइना भी नॉर्मल मिल गई, पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग भी हो रही है, यूट्रस भी लार्ज है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। क्लियर? अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े, वो कहता है a 58-year-old woman came with पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग। अब सिर्फ पोस्ट मीनोपाजल ब्लीडिंग से आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं कह सकते, इसलिए उसने नीचे उससे डायग्नोसिस नहीं आपसे पूछा, उसने कहा भाई कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस करोगे जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा डायग्नोसिस है। तो कौन सी करोगे? सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, उससे क्या पता चलेगी? थिकनेस। उसके बाद क्या करोगे? हिस्टेरोस्कोपी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बायोप्सी। फिर क्या कर सकते हो? एमआरआई लिख सकते हो। तो ये वो इन्वेस्टिगेशन हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर? क्लियर डॉक्टर साहबान? ये था आज का आपका टॉपिक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, और साथ में जो है वो मेडिसिन के पहले लेक्चर के साथ भी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।